हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग दहन और ज्वाला जो ये चैप्टर है आपका साइंस का क्लास 8 का, इस चैप्टर से जितने भी सीटेट एग्जाम में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी काफी अच्छे से कराई है, तो पहले जाकर आप लोग वो वीडियो देखिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका 15 दिसंबर को सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र के विषय में सत्य नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था कि ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। जो पहला क्षेत्र होता है ये ब्लू कलर का होता है और ये बहुत ज्यादा ही हॉट होता है, यानी कि हॉटेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पर पूर्ण दहन देखने को मिलता है। जो बीच वाला क्षेत्र होता है यह येलो कलर का होता है, यह मॉडरेट हॉट होता है, यहाँ पर आंशिक दहन देखने को मिलता है। जो यहाँ पर सबसे जो नीचे वाला क्षेत्र है जो आपका ब्लैक कलर का होता है, यहाँ पर ये लिस्ट हॉट होता है, यानी कि बिना जली मोमबत्ती वाला ये क्षेत्र होता है। ठीक है, और ये ज्वाला के तीनों क्षेत्र का तापमान जो होता है अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ये मॉडरेट हॉट होता है, ये लिस्ट हॉट होता है, यानी कि बहुत कम गर्म होता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र है। जो ये येलो वाला पार्ट होता है ज्वाला का, ये आपका आंशिक दहन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका तो सही जा रहा है। कह रहा है नीचे वाला 2 कह रहा है कि अंतरम क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता है, जिसे बिना जले मोम का वाष्प होता है। तो ये आपका ब्लैक वाला वही है, बिना जली मोमबत्ती। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि ज्वाला के ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। चौथा कह रहा है कि ज्वाला के मध्य का क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान होता है। तो यही आपका ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्वाला के तीनों क्षेत्र का तापमान अलग अलग होता है। बी वाला जो ब्लू है ये बहुत ज्यादा हॉट होता है, येलो वाला मॉडरेट हॉट होता है और ब्लैक वाला लिस्ट हॉट होता है। तीनों का तापमान अलग होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन क्या है, सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि कोयला और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, SO2 गैस बनता है। वही हम बात करते हैं कि पेट्रोल इंजन के जलने से क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनता था। ठीक है, NO2। अब ये दोनों गैसें जाकर वायुमंडल में एक साथ मिलती है तो अम्ल वर्षा बनाती है। अम्लीय वर्षा इनके कारण होता है। तो कौन कौन सी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये 2 गैसें हैं जो अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ईंधन के अपूर्व दहन से उत्पन्न होने वाली वह कौन सी गैस है जो विषैली होती है और रुधिर के ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देती है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ईंधन का अपूर्व दहन कहेगा तो आपको याद रखना होगा कि अपूर्व दहन से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, यानी कि CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और वही पूछता है कि ईंधन के दहन से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलती थी। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एक मोमबत्ती को बनाते हैं और इसे एक कांच के जार से इसे ढक देते हैं। जैसे ही ढकेंगे तो आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या है, वायु है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर वायु है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें से ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होगा ये मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वायु है इसमें तो बहुत सारी गैसें होती है और वायु से जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, केवल बी, यानी कि यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वाला का रंग किस पर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ज्वाला का रंग आपका जलने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप कौन से पदार्थ जला रहे हैं, तो उसकी ज्वाला का रंग उस पर निर्भर करता है कि वो कैसा जलता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति, ये ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जलने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। कौन कौन, एक तो आपका फ्यूल यानी कि ईंधन होना चाहिए। ठीक है, एक ईंधन होना चाहिए और ये कैसा फ्यूल है उसकी प्रकृति पर ये डिपेंड करता है। LPG गैस कैसे जलेगा, CNG गैस कैसे जलेगा, पेट्रोल कैसा जलता है, डीजल कैसा जलता है, सबकी ज्वाला अलग अलग होती है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्या था आपका वायु था यानी ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है और तीसरा क्या है उस वस्तु को कितना आप हीट दे रहे हैं ये भी उस पर निर्भर करता था, ठीक है? कोई भी वस्तु को जलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की आपूर्ति ये भी आपका सही होगा। परिवेश का तापमान, देखिए परिवेश के तापमान से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। मान लेते हैं आप लकड़ी जला रहे हैं, ठंडा में जला रहे हैं, गर्मी में जला रहे हैं, भाई उसकी ज्वाला तो एकदम सेम रहेगी, तो तापमान से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ए और बी सही होगा यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ईंधन कौन सा ईंधन ज्वाला सहित जलते हैं। तो ये कि आप एक चीज याद रखिएगा कि जो ईंधन वाष्पशील होते हैं या जिनमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं वही आपकी ज्वाला के साथ जलते हैं। ये नोट कर लीजिए कि वे जो वाष्पशील होते हैं या फिर जिनमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं, ठीक है? चलिए इसको एनसीईआरटी में ये लाइन सेम टू सेम दिया है तो इसको भी हम लोग देखते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, वे क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा जो दहन के समय, जलने के समय वाष्पित होते हैं, वही आपके ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन कह सकते हैं फिर पिघली हुई मोमबत्ती, ये क्या होते हैं? ऊपर मोमबत्ती के साथ ये ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं, ठीक है? इसके विपरीत हम लोग बात करें जो लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और इसलिए ज्वाला का निर्माण नहीं करता है। तो याद रखिएगा जो वाष्पित होते हैं वही ज्वाला का निर्माण करते हैं, जो वाष्पित नहीं होते वो ज्वाला का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है? इस लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा कि वे जो वाष्पशील होते हैं, जिनमें वाष्पशील पदार्थ होते हैं, वही क्या करते हैं? ज्वाला का निर्माण करते हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक्स को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदा, ठीक है? ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए एक्स में निम्नलिखित में कौन से गुण होना चाहिए? यानी कि जो आपका ईंधन दिया गया है, जो आपका खाना पकाने के लिए, उसमें क्या-क्या गुण होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। स्टेज कैसा होना चाहिए? गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। इग्निशियस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। जो आप ईंधन लेंगे, मैंने आपको बताया था कि आइडियल ईंधन के जो कंडीशन होते हैं, उसके क्या-क्या कंडीशन होंगे? ऊष्मीय मान हाई होना चाहिए, जो आपका स्टेज है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, इग्निशियस टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न ज्वलन ताप और सस्ता होना चाहिए, बिल्कुल सही है कि मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल फ्यूल कौन होता है? जो आपका सस्ता होता है और जिसका निम्न ज्वलन ताप होता है, तो लो आपका इग्निशियस टेम्परेचर है, तो ये तो ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रहा है कि उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। उच्च कैलोरी मान यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए और क्या हो जाए? निम्न ज्वलन ताप यानी कि लो इग्निशियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये दोनों आपका सही है। इसके बाद करें मध्य कैलोरी मान, जो आपका कैलोरी मान होना चाहिए, उसमें मान होना चाहिए मध्य। देखिए मध्य नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन गलत कर दे रहा है। मध्य ज्वलन ताप और सस्ता होना चाहिए। मध्य ज्वलन ताप भी नहीं होना चाहिए, इग्निशियस टेम्परेचर मध्य ना होकर लो होना चाहिए। निम्न कैलोरी मान और यहाँ पर क्या लिखा? विशत लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों तीनों आपका ऑप्शन गलत है। यहाँ पर आपका ये ए और बी ऑप्शन सही है। ए बी किस में? आपका पहला में, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान रहता है? मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो माचिस होता है उस पर आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? जो आपका ये जो आपका माचिस का तिल्ली है, इस पर क्या-क्या देखने को मिलेगा? इस पर आपका एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड मिलेगा और पोटेशियम क्लोरेट मिलेगा। वही आपकी जो ये माचिस का डिब्बी होती है, इस पर क्या-क्या देखने को आपको मिलता है? तो इस पर आपको पाउडर के ग्लास देखने को मिलेगा, रेड फास्फोरस देखने को मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि माचिस के निघर्षण पृष्ठ यानी कि इसका बात कर रहा है, तो इस पर क्या-क्या होना चाहिए? तो इस पर आपका होना चाहिए काँच का चूर्ण और लाल फास्फोरस, यानी कि ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, घरेलू ईंधन के रूप में सबसे उपयुक्त। देखिए घरेलू ईंधन की बात करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी घरेलू ईंधन के बारे में पूछे, ठीक है? इस चीज़ को नोट करिएगा, जब भी घरेलू ईंधन के बारे में पूछे तो आपको क्या होना चाहिए? कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? मॉडरेट रखना होगा। घरेलू, सिर्फ घरेलू ईंधन के लिए कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होना चाहिए। स्टेज कैसा होना चाहिए? स्टेज आपका गैसीय अवस्था में होना चाहिए। वहीं हम इग्निशियस टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ये भी आपका मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा जब भी आपको घरेलू ईंधन के रूप में पूछेगा तब, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है ऊष्मीय मान हाई। देखिए ऊष्मीय मान हमें घरेलू ईंधन के लिए हाई नहीं रखना है और ना ही आपका कम रखना है, तो हमें क्या रखना है? मध्य रखना है। अवस्था कैसा? अवस्था आपका गैस, तो ये दोनों गैस में है। और ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप अधिक ना रखकर हमें क्या रखना है? मध्य रखना है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही जा रहा है। सी किस में है? देखिए सी आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा।
एक चीज आपको नोट करना होगा कि आइडियल कंडीशन देखिए, जब भी आपको घरेलू ईंधन के लिए पूछेगा ना, तब आपको ये चीज को नोट करना है। घरेलू ईंधन के लिए आपको कैलोरीफिक वैल्यू उष्मीय मान को मॉडरेट रखना है और इग्निशियस टेम्परेचर को भी मॉडरेट ही रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार पीछे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक ईंधन चूज करना है। आप ईंधन कैसा चूज करेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं एक व्यक्ति ने एक्स को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए खरीदा। देखिए एक अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए, आप किस तरह का ईंधन खरीदेंगे, जिसका उष्मीय मान क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। स्टेज कैसा होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इग्निशियस टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, जो आपका ईंधन होना चाहिए, जो अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए, जो आपका अवेलेबल हो, आसानी से सस्ता मिले, साथ ही साथ वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक वो ज्वाला के साथ जले, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जलते समय कोई भी अवांछनीय पदार्थ न उत्पन्न करे। ये क्या होता है, ये आपका अच्छा ईंधन गुड फ्यूल होता है। तो वो चीज होना चाहिए एक अच्छे ईंधन में। लेकिन जब भी आपका घरेलू के लिए पूछे, घरेलू उपयोग के लिए, तो जो हाई वाला है ये मॉडरेट हो जाएगा और जो आपका इग्निशियस टेम्परेचर लो है ये भी आपका मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये सब आपको कब समझ में आएगा, जब आप थ्योरी वाला वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप याद रखिएगा कि उष्मीय मान घरेलू ईंधन के रूप में उष्मीय मान हमें मध्य लेना है। तो मध्य आपका इसमें ये तो कम हो गया। और अवस्था कैसी होना चाहिए, अवस्था आपका गैस होना चाहिए, तो ये भी आपका कट गया। इसके बाद ज्वलन ताप कैसा होना चाहिए, ज्वलन ताप आपका मध्य होना चाहिए, तो ये दोनों भी तीनों भी कट गया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सी किस में है, पहला में, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जल का उपयोग किसमें नहीं करना है, तो याद रखिएगा डीजल के जलने में, और लकड़ी जलेगा तो जल डाल देते हैं, तो ये तो नहीं होगा। कागज जलेगा तो उसे जल से बुझा देते, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है विद्युत उपकरण में लघु पथन के रूप में, तो याद रखिएगा डीजल वाले में और आपका विद्युत उपकरण में हमें कभी भी जल का उपयोग नहीं करना है। यानी कि बी और डी ऑप्शन सही होगा। बी डी किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए फिर से क्या कर रहा है कि घरेलू ईंधन के लिए, घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करना है। घरेलू ईंधन के लिए हमने क्या बनाया कि कैलोरीफिक वैल्यू उष्मीय मान कैसा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। स्टेज कैसा होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और इसके बाद आपका इग्निशियस टेम्परेचर भी आपका मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर घरेलू ईंधन दिया है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा किस ईंधन के बारे में बात कर रहा है, घरेलू ईंधन के बारे में। घरेलू ईंधन आएगा तो ये तीनों स्टेज लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये तो आपका 20 बहुत लो है, 17 भी बहुत लो है, उसमें मान 17 बहुत ज्यादा लो है और आपका ये 20 भी बहुत ज्यादा लो है। 150 आपका बहुत ज्यादा हाई है, तो ये तो हाई वाला होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना है, मॉडरेट लेना है। तो मॉडरेट में क्या आ गया, 45 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो ये तो तीनों आपका ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये तीनों आपका कट गया, ऐसे ही आप काट दीजिए। यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर गैस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए गैस नहीं है। मॉडरेट आपका उसमें मान है, लेकिन ये गैस नहीं है, ये द्रव है। तो पहले हमें गैस को चूज करना है, गैस ना हो तब हमें लिक्विड को चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका द्रव अवस्था में है। इसके बाद याद रखिएगा ज्वलन ताप भी कैसा होना चाहिए, मध्य होना चाहिए, तो ये भी आपका मध्य है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको किन किन चीजों का बात को ध्यान रखना है। एक अच्छे ईंधन के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छे ईंधन के लिए कैलोरीफिक वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। गैस स्टेज किस अवस्था में रहना चाहिए, स्टेज आपका गैसीय अवस्था में होना चाहिए। इग्निशियस टेम्परेचर आपका हमेशा लो होना चाहिए एक अच्छा ईंधन के लिए। लेकिन वही बात करें जब घरेलू ईंधन की बात आ जाए, तो आपका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होना चाहिए। स्टेज आपका गैसीय अवस्था में होना चाहिए और आपका इग्निशियस टेम्परेचर जो होता है वो कहना सा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। दोनों में अंतर आप समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आग बुझाने के जल का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है कि बिजली से लगी आग, देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। ऑप्शन देखिए, बिजली से लगी आग में क्या होना चाहिए, हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी में करना चाहिए तो ये होगा नहीं। पेट्रोल में नहीं करना चाहिए। इसके बाद कागज में करना चाहिए। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी और यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। बी सी किस में है, तो आपका चौथा में। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक मिनट, ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर आपका बी सी नहीं होगा। आपका बिजली से लगी आग में पानी का उपयोग नहीं करना है और इसके बाद पेट्रोल से लगी आग में पानी का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर ए और सी होगा। ए और सी किस में है, तो ए और सी आपका दूसरा में, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि विद्युत उपकरण
में विद्युत उपकरण के लघु पतन शॉर्ट सर्किट के कारण होने वाली आग को बुझाने के लिए जल का उपयोग किया जा सकता है। तो ये तो आपका भाई ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट या लघु पतन में क्या होता है, आपका पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जल जलती हुई सामग्री के ज्वलन तापमान को कम कर देता है। बिल्कुल सही है कि ज्वलन तापमान को उसका कम कर देगा, आग बुझ जाएगी। लेकिन जो ये कह रहा है ये वाला आपका पहला अभिकथन गलत है। तो यहाँ पर क्या होता है, ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि श्री महेश ने दहन को प्रभावित करने वाले कारकों की अवधारणा सिखाई। ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका इस चैप्टर से है। देखिए कह रहा है कि दहन को प्रभावित करने वाले कारकों के समझ पर छात्रों के आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमाणिक कार्य का सबसे अच्छा उदाहरण है। पहला कह रहा है कि एक अलार्म प्रणाली तैयार करे जो किसी पदार्थ के प्रज्वलन तापमान को गर्म करने से पहले बजने लगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि समझाएं कि पानी और वायु किस प्रकार दहन को प्रभावित करते हैं। तीसरा कह रहा है अपने आसपास की प्रकृति में मौजूद उन पदार्थों की सूची बनाएं जो ज्वलनशील होते हैं। चौथा कह रहा है आसानी से उपलब्ध चीजों का प्रयोग करके अग्निशमन यंत्र का तैयार करें, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पर पेडागोजी पढ़िएगा, साइंस पेडागोजी, तो उसमें आपको विज्ञान क्या कहता है कि हमें उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बच्चे को आसानी से उपलब्ध हो जाए और बहुत कम खर्चों में वो सभी बच्चा उसका इस्तेमाल करे, उसमें खर्च ना हो, ठीक है। ये लाइन जब आप साइंस पेडागोजी पढ़िएगा तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा अभी के लिए, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। दहन की सभी अभिक्रियाएं उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। उष्माक्षेपी क्या होता है, क्योंकि इसमें भाई उष्मा आपका निकलता है, उष्मा आपका बाहर निकलता है। तो जितने भी दहन की सभी अभिक्रियाएं क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। तो ये आप याद रखिएगा, सही है, ठीक है। हमने आपको बताया था ना कि किस किस में कौन कौन जलेगा तो क्या क्या निकालता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और क्या होता है, और ऊष्मा तथा प्रकाश लाइट उत्पन्न करता है, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश बाहर निकलते हैं। तो ये ऊष्मा छेपी हुआ। वही हमने क्या बताया था कि जो आपका कोयला वायु में जलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट और लाइट देता है, यानी कि ये भी क्या होता है, ऊष्मा को बाहर निकालता है। तो जितनी भी दहन होती है वो क्या होता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है। ये तो ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दहन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर से ये आपका मोमबत्ती वाला आ गया। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। स्वाधिक गर्म भाग, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सबसे गर्म भाग होगा वो क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। बाहतम भाग होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। अब ए का तीसरा किस किस में है, तो ये तो नहीं है, ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए मध्य भाग, मध्य भाग कैसा होता है, तो आपका पीला कलर का होता है और आंशिक दहन का क्षेत्र होता है। तो याद रखिएगा बी का दूसरा, बी का दूसरा आपका इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और न्यूनतम भाग कैसा होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि बिना जली मोमबत्ती होता है जो लीस्ट हॉट होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ये आपका सी का पहला हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन दिया है, इसको यहाँ पर हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि मान लेते हैं हम दो कागज लेते हैं, एक कागज में हम जल डालते हैं और दूसरा आपका कागज ऐसे ही है, और दोनों को मोमबत्ती के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा कागज जल में आग पकड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि कागज के खाली कप का क्या होगा और जल युक्त कागज के कप का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाया हुआ है। देखिए यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कागज के कप को दी जाने वाली उष्मा जलन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और वो जलता नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर यही कह रहा है कि जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करेंगे तो उसमें आग क्यों नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सोने को गलाने के लिए सोनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाहतम क्षेत्र पर फूंक मारता है। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि सोना और चांदी को पिघलाने के लिए सोनार क्या करता है, धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर फूंकता है, क्योंकि ज्वाला का जो बाहरी भाग होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, पूर्व दहन का क्षेत्र होता है, ठीक है।
तो ये तो आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद कह रहा है कि बाह्यतम क्षेत्र निकटतम होता है और फूंक मारने के लिए सर्वाधिक गर्म नहीं होता है। तो बिल्कुल गलत है। ये जो होता है बाह्यतम क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो ये तो आपका ऑप्शन को गलत कर दिया। तो यहाँ पर अभिकथन ए सही है और आर गलत है। तो ए सत्य है और आर गलत है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो बाहरी क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, इसीलिए सोनार धातु या चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के बाहरी क्षेत्र पर फूंकते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फास्फोरस का जल के साथ अभिक्रिया के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या पढ़ाया था। देखिए जो फास्फोरस होता है वो कमरे के ताप पर क्या होता है, वायु में जल लगता है, जल उठता है। तो इसीलिए हम फास्फोरस को कहाँ रखते हैं, इसीलिए हम फास्फोरस को वाटर में यानी कि जल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो वायु की उपस्थिति में जलना शुरू कर देगा, यानी कि स्वतः दहन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जल के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए फास्फोरस जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बिल्कुल सही है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम फास्फोरस को क्या करते हैं, जल में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सोना गलाने के लिए सोनार धातु की फूंकने से ज्वाला के इस क्षेत्र पर फूंक मारता है। इस क्षेत्र का रंग बी है और यह सी दहन का क्षेत्र है। तो याद रखिएगा सोनार जो होता है यह फूंकनी कहाँ मारता है, ज्वाला के बाहरी क्षेत्र पर मारता है। ठीक है, तो ए कैसा होना चाहिए, ए जो होता है सोना गलाने के लिए सोनार धातु की फूंकने से ज्वाला के ए क्षेत्र यानी कि बाह्यतम क्षेत्र। तो बाह्यतम क्षेत्र में तो ये तो सब आपका कट जाएगा। ज्वाला के क्या होता है, बाह्यतम क्षेत्र पर मारता है। तो बाह्यतम क्षेत्र क्या हुआ, ए हुआ। इस क्षेत्र का रंग कैसा होता है, इस क्षेत्र का रंग आपका नीला होता है, ब्लू होता है। और ये क्या होता है, यह एक संपूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। ठीक है, जो ए होता है यह आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद ये पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, आउटर जोन ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फास्फोरस को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। जो आपका फास्फोरस है उसको आप कहाँ रखते हैं, किरोसिन में। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो फास्फोरस होता है वो वायु की उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है, इसलिए हम इसे वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत कर दिया। इसके बाद देखिए कह रहा है कि वायु के संपर्क में आने पर फास्फोरस में आग पकड़ लेता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कथन ए गलत है और आर सही। ए गलत है, ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्निशामकों में द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आग बुझाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हल्की होती है, ये गलत कर दिया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होती है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई ईंधन है, इसमें आग लगी हुई है। ठीक है, और आप इस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस ईंधन को क्या होता है, एक कंबल की तरह लपेट लेता है और इस ईंधन से और इस ऑक्सीजन से क्या होता है, दोनों के बीच आपूर्ति तोड़ देता है। ठीक है, दोनों का क्या होता है, यहाँ पर रिलेशन तोड़ देता है। तो ये याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो आपका गलत कर दिया। तो यहाँ पर आपका ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ हो जाएगा ए सही है परंतु आर असत्य है, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान सामान्यतः निम्नलिखित में से किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो आपका ईंधन होता है हम उसको किस इकाई द्वारा व्यक्त करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम किलो जूल प्रति किलोग्राम यानी कि केजे बटा केजी से दर्शाते हैं, यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, चौथा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी ईंधन के 1 केजी के पूर्व दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान होता है, और उसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, केजे बटा केजी यानी कि किलो जूल प्रति किलोग्राम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला ईंधन का अधिकतम ऊष्मीय मान होता है। अब देखिए ये थोड़ा सा जो मैंने आपको क्लास लिया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो उसमें मैंने देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसका उसमें मान होता है, हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद एलपीजी का होता है, इसके बाद सीएनजी हो गया, इसके बाद मीथेन हो गया, इसके बाद डीजल हो गया, इसके बाद किरोसिन हो गया, इसके बाद पेट्रोल होता है, और इसके बाद आपका बायोगैस होता है। ठीक है, बायोगैस के बाद आपका लकड़ी हो गया, इसके बाद आपका गोबर के बने उपले होते हैं, यानी कि काऊ डंग का केक होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये लाइन को आप लोग याद रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ कि यहाँ पर मैं आपका थ्योरी वाला क्लास में यहाँ पर बायोगैस लिखा गया, तो थोड़ा सा ये वाला चीज़ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ईंधन में अधिकतम ऊष्मीयमान होता है। तो देखिए अधिकतम ऊष्मीयमान यहाँ पर सीएनजी कह रहा है। सीएनजी तो देखिए ये रहा आपका सीएनजी, लेकिन सीएनजी से भी ज्यादा किसका होता है, एलपीजी का। तो ये तो आपका गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए डीजल की बात करें, डीजल आपका यहाँ है, उससे पहले आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एलपीजी, एलपीजी आपका सही होगा। पेट्रोल आपका यहाँ दिया हुआ है, पेट्रोल आपका यहाँ है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन के मुताबिक आपका एलपीजी है। कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें आमतौर पर उपयोग किया जाना ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होता है। याद रखिएगा, इसको आप ऐसे इस तरह से बनाइएगा एग्जाम में कि देखिए कि इन चारों में मेरा सबसे ज्यादा खाना किस पर जल्दी बनेगा। जिस पर खाना जल्दी बनेगा यानी कि उसका ऊष्मीयमान ज्यादा होगा, वो हीट ज्यादा दे रहा होगा, इसीलिए मेरा खाना जल्दी बन जा रहा है। तो एलपीजी जो गैस हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इस पर जल्दी खाना बनेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा आपका हाइड्रोजन पर बनेगा, लेकिन ऑप्शन में हाइड्रोजन तो है नहीं, तो इसीलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका तीसरा सही होगा, एलपीजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिए, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसको मैं आपको एनसीईआरटी से समझा दे रही हूँ अभी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीयमान, ठीक है, ऊष्मीयमान लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पर आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन आपका 1 नंबर पाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर एलपीजी है, एलपीजी है 55,000, तो एलपीजी आपका 2 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर आपका 55,000 से 50,000 पर आते हैं, तो सीएनजी और मीथेन ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप पर डीजल, मिट्टी का तेल और ये आपका पेट्रोल, ये सभी क्या हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अब आपका ये आएगा जैव गैस, ये वाला आ जाएगा, तो ये आपका 5 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। जैव गैस के बाद आपका कोयला आ जाएगा 6 नंबर पर। इसके साथ साथ आपका लकड़ी आ जाएगा 7 नंबर पर, और ये हो जाएगा गोबर के उपले 8 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। उसके बाद एलपीजी, सीएनजी, मीथेन, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, और इसके बाद आपका ये आ जाएगा जैव गैस, ठीक है। और तब आएगा कोयला, लकड़ी, उपले। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ था थ्योरी वाले वीडियो में कि मैंने हाइड्रोजन के बाद ये आपका बायोगैस लिख दिया था, क्योंकि मैंने इसका रेशियो नहीं पढ़ा था, उस समय ध्यान नहीं दिया था। तो इसे बस आप लोग सुधार लीजिएगा कि जो आपका ये जो बायोगैस है ये आपका यहाँ पर 5 नंबर पाएगा, यानी कि कोयला के सॉरी पेट्रोल के बाद आएगा, ठीक है। पेट्रोल के बाद यहाँ पर आपका बायोगैस आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कोयला, लकड़ी, उपले हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसमें आपका हो जाएगा एलपीजी। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलपीजी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का उच्चतम कैलोरी मान है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको मालूम है कि हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा कैलोरी मान उच्चतम है, उसमें ऊर्जा अभी आपने देखा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा में मेज पर एक रोशन मोमबत्ती रखता है, ठीक है। बाद में उसे एक जार के साथ कवर करता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ समय बाद मोमबत्ती की ज्वाला बंद हो जाता है। मोमबत्ती के जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उपरोक्त 3 कथनों में से क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कुछ समय बाद मोमबत्ती की ज्वाला बंद हो जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं कि मोमबत्ती जलना बंद हो गया है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर केवल कथन ए क्या है, ए अवलोकन है, और ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके निष्कर्ष है कि अच्छा मोमबत्ती की ज्वाला बंद हो गई। क्यों बंद हो गई, क्योंकि इसके लिए आपको हवा की जरूरत होगी, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो ये तो आपका दोनों निष्कर्ष हुआ, लेकिन ए क्या है, ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी कि यहाँ पर अवलोकन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए वो चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया था, ये वाला चीज याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान ज्यादा होगा, इसके बाद एलपीजी का होगा, इसके बाद आपका सीएनजी का होगा, इसके बाद मीथेन होगा, इसके बाद डीजल होगा, डीजल के बाद आपका यहाँ पर मिट्टी का तेल यानी किरोसिन होगा, इसके बाद आपका पेट्रोल होगा, ठीक है। अब पेट्रोल के बाद आपका यहाँ पर आपका ये बायोगैस होगा, बायोगैस हो गया।
इसके बाद आपका कोयला होगा, तब आपका वुड लकड़ी होगा, और गोबर के उपले यानी कि काऊ डंक होगा। तो ये इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे थ्योरी में ये वाला चीज थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ था, इसको मैं 2 नंबर पे लिख दी हूँ, ये 2 नंबर पर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चन आए, 2 आपने पीछे कवर किया। देखिए रहा है कि गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। अब हमें गलत कथन को पहचानना है। यहाँ पर कह रहा है कि किरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक होता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। कैसे सही है? क्योंकि किरोसिन पर भाई जल्दी खाना बन जाता है आपका कोयले की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि मिट्टी का तेल जिसे हम किरोसिन कहते हैं, इसका उसमें मान कितना है 45,000 है, जबकि कोयले का कितना है 25 से 33,000। तो इस पर जल्दी खाना बनेगा किरोसिन पर, ठीक है। यहाँ पर समझ गए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किरोसिन का कैलोरी मान कोयले के कैलोरी मान से अधिक है, बिल्कुल सही है। अब इसको देखिए इतना दिमाग में रखिएगा ना कि भाई किस पर जल्दी खाना बने, जिस पर जल्दी खाना बनेगा उसी का उसमें मान ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा देखिए कह रहा है कि कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है क्योंकि लकड़ी की अपेक्षा कोयले पर जल्दी खाना बनता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कोयले का कैलोरी मान कितना है 25 से 33,000, और लकड़ी का कितना है 17,000 से 22,000। तो इस पर जल्दी खाना बनेगा, यानी कि कोयले का कैलोरी मान उसमें मान ज्यादा है लकड़ी की अपेक्षा। चलिए अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बायोगैस का कैलोरी मान उष्मीय मान, यानी कि वही उष्मीय मान एलपीजी के कैलोरी मान उष्मीय मान से अधिक होता है। ये आपका गलत कर दिया, क्योंकि हमें क्या होता है एलपीजी गैस पर बहुत जल्दी खाना बन जाता है बायोगैस की अपेक्षा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि बायोगैस यहाँ है और एलपीजी गैस यहाँ है, ठीक है। एलपीजी का देखिए कितना दिया है 55,000, और यहाँ पर बायोगैस का 35 से 40,000 ही दिया है, ठीक है। तो इस पर जल्दी खाना नहीं बनेगा, ये आपका बायोगैस पर जल्दी खाना नहीं बनेगा, बनेगा किस पर, एलपीजी पर, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बुक में यहाँ देने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये चीज को यहाँ पर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ देना चाहिए, यहाँ आपका बायोगैस होता, यहाँ आपका बायोगैस होगा। चलिए तो यहाँ पर याद रखिएगा एलपीजी पर जल्दी खाना बनेगा किसके पे, एलपीजी का उसमें मान कितना है 55,000 है, और बायोगैस का कितना है 35 से 40,000 है। तो किस पर जल्दी खाना बनेगा, एलपीजी गैस पर। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत कर दिया है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और गलत को ही पहचान करना है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सीएनजी का कैलोरी मान डीजल की कैलोरी मान से अधिक है, बिल्कुल सही, क्योंकि सीएनजी पर जल्दी खाना बन जाएगा डीजल की अपेक्षा। अब देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ रहा आपका सीएनजी, ये है सीएनजी जिसका कैलोरी मान कितना है, 1 मिनट, ये रहा सीएनजी जिसका कैलोरी मान कितना है, तो 50,000 है, ठीक है। अब किस पर पूछ रहा था, डीजल पर। डीजल का कैलोरी मान कितना है 45,000, तो भाई 50,000 पर जल्दी खाना बनेगा ना, तो इसका क्या उसमें मान ज्यादा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। तो यहाँ पर आपका गलत कथन की पहचान करने के लिए यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब आपका यहीं पर ये चैप्टर का क्वेश्चन जितने भी सीटेट में पूछे गए थे मैंने सारे करा दिए हैं। पेडागोजी के भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए इस चैप्टर से। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। साइंस की तैयारी आप कर रहे हैं पेपर 2 की, तो यहाँ इस चैनल से जुड़े रहिए, आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, काफ़ी अच्छे मार्क्स से भी आप पास होइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।